हाउ टू सिलेक्ट ना रेलिवेंट फंडिंग अपॉर्चुनिटीज और उनके बाद में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। ये मेनली हमने जो मेजर अभी बात की है वो तो मैरी क्यूरी की बात की है ना, कि मैरी क्यूरी के बाद आपके पास ये वाली अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू get ILR, indefinite leave to remain here, or even other opportunities to join the company या फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर एक स्टूडेंट जो है जिसको अभी नहीं पता मैरी क्यूरी का भी, ठीक है, वो कैसे जो है वो स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करे? क्या आपका ओपिनियन है इस बारे में? आई थिंक अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है ना, ठीक है, आई थिंक सबसे पहले ये है कि आपने अपनी फील्ड चूज करनी है कि आपकी फील्ड किस फील्ड के अंदर आपने पीएचडी करनी है, ठीक है। और ऑफ कोर्स वो फील्ड वो होनी चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। डूइंग पीएचडी इन अ फील्ड दैट यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट आपका नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीएचडी कर रहे हैं या बाहर जाने के लिए कर रहे हैं, जैसा मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हम्म। आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि पीएचडी में क्या होता है कि आपको बहुत सारे अननोन्स होते हैं, ठीक है। तो अपने उस अननोन्स को यू हैव टू फाइंड दम, यू हैव टू मेक अ एफर्ट टू फाइंड दम। सो उसमें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है बैकग्राउंड में, तो देन देयर इज नो पॉइंट। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका इंटरेस्ट है, आपने कुछ कोई उस पर काम किया हो, कोई रेलिवेंट काम किया हो, आपको लगता है कि यार आप इस पर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो टॉपिक चूज करें। अच्छा, उस टॉपिक पे चूज करने के लिए अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट रिसर्च एरियाज होते हैं, डिफरेंट रिसर्च डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं डिफरेंट रिसर्च कर रही होती हैं। तो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे जाके ना आप देख सकते हैं कि इस रिसर्च एरिया के अंदर कौन सी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। अब उस रिसर्च के लिए फॉर एग्जांपल बायोमेडिकल साइंस, बायो साइंस, अब उसके अंदर हजारों डिफरेंट फील्ड्स होंगे, डिफरेंट रिसर्च टॉपिक्स होंगे, तो उसके अंदर भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक। कंप्यूटर साइंस के अंदर एआई है, मशीन लर्निंग है, इमेज इमेज कंप्यूटर विजन है, ठीक है। उसके बाद नहीं, इसमें मैं आपको काट रहा हूँ, इसमें जो एरियाज ऑफ रिसर्च है इसको तो हम बाद में आएंगे ना। हम्म, अभी बेसिकली हमने डिस्कस ये करना है कि फंडिंग अपॉर्चुनिटीज को किस तरह बंदा जो है वो डिस्कवर करे। मतलब हमने जिस तरह मैरी क्यूरी है, हम्म, यूके रिसर्च एंड इनोवेशन है, ईपीएसआरसी है, ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी है, मतलब उसमें जो स्टूडेंट है उसको पता है कि ये फंडिंग अपॉर्चुनिटीज तो हैं, बट अक्सर मैंने क्वेश्चन ये देखे हैं कि अगर बच्चा कोई आर्ट्स में कुछ है उसका वर्क, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेज या फिजिक्स में तो हमें बड़ा क्लियर होता है ना कि देयर विल बी सम फंडिंग अपॉर्चुनिटी देयर, राइट। मगर अगर कोई बच्चा कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, वो अपने आप को किस तरह मतलब इस तरह के स्कॉलरशिप्स को सर्च करे, उसके लिए क्या गाइडलाइन है? आई थिंक सिंपल, यूके में तो सिंपल है, jobs.ac.uk, ठीक है, आप उसमें जाएं, वहाँ पे सारी जॉब्स पोस्ट होती हैं, ठीक है, दैट्स अ मेन वेबसाइट। उसमें जाके आप सेलेक्ट करें कि यार फंडिंग अपॉर्चुनिटीज बाय, यू कैन सॉर्ट बाय द टाइप ऑफ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेशनल है, नेशनल है, वर्सेस डिपार्टमेंट कौन सा है, फील्ड कौन सी है। तो आप उस पर जाके सॉर्ट कर सकते हैं सारे, तो देन आपको विल फाइंड आउट कि यार इंटरनेशनल के लिए कौन से फंडिंग अपॉर्चुनिटीज और कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है ना फंडिंग अपॉर्चुनिटीज कर रही हैं। तो आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी, रिसर्च एरिया क्या है, रिसर्च टॉपिक क्या है, कितनी फंडिंग मिलेगी, कितने साल की फंडिंग है, सुपरवाइजर कौन है, टॉपिक क्या है, रिसर्च क्या करनी है, कोलैबोरेशन में कितने लोग हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। तो यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर, ठीक है। क्योंकि टेक्निकली जितने भी ये पोजीशंस पोस्ट होती हैं, दे आर पीपल, यूनिवर्सिटीज आर रिक्वायर्ड टू एडवर्टाइज देम। तो jobs.ac.uk, आई थिंक इसमें आप यू कैन सेलेक्ट ऑल दोस जॉब्स, स्पेशली एकेडमिक जॉब, पोस्ट डॉक्स भी एंड पीएचडीज भी एंड लाइक प्रोफेसर लेवल की जॉब्स भी होती हैं। तो पीएचडीज आप जहाँ पे जाके सेलेक्ट करें, ठीक है, तो आपको सारी मिल जाएगी। फॉर मैरी क्यूरी देयर इज अनदर वेबसाइट, just Google Marie Curie PhD positions. So there is another separate website by European Commission. तो जहाँ पे आप जाके मैरी क्यूरी की अर्ली स्टेज रिसर्चर्स E1, E2, E3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, तो वहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि पीएचडीज की कौन सी है, पोस्ट डॉक्स की कौन सी है। आई थिंक जो आपने मेजर पॉइंट इधर हाईलाइट किया कि ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी एंड स्टाइपेंड ऑफ पीएचडी, आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जब आप रेलिवेंट स्कॉलरशिप अगर सर्च कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कंट्री का इम्पैक्ट तो होता ही होता है ना स्कॉलरशिप पे, मतलब आपके रहने सहने पे। मगर इसके बाद आपने देखना है कि हाउ मच स्टाइपेंड दैट पार्टिकुलर स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडिंग, राइट।
और उसमें आप सर्वाइव भी कर सकते हैं उस कंट्री में या नहीं। तो ये भी वन ऑफ द क्राइटेरिया है, मतलब स्टाइपेंड हो गया। उसके बाद पीएचडी का जो ड्यूरेशन है, वो कैसा है, वो स्ट्रक्चर्ड है या नहीं, या जिस इंस्टीट्यूट ने वो फंडिंग अपॉर्चुनिटी एडवर्टाइज़ की है, वो उसमें कितना मतलब उसकी कितनी मतलब पीछे से मतलब पिछला एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। तो मतलब कुछ इंस्टीट्यूट यूके में हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये न्यूकैसल यूनिवर्सिटी जिससे मैंने पीएचडी की है, वो मेडिकल साइंसेज में बहुत अच्छी है, मतलब रिनाउंड इन मेडिकल साइंसेज ना। तो फिर ये है कि अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है और आप उस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उधर रिसर्च फैसिलिटीज़ कैसी हैं ना। तो आपने स्कॉलरशिप तो ले लिया, बट आपने जाके काम भी तो करना है ना। अगर वो रिसर्च फैसिलिटीज़ उधर प्रेज़ेंट नहीं है, या आपका सुपरवाइज़र्स की पब्लिकेशंस उस एरिया में नहीं है, या उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये आई थिंक ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये आपको कंसीडर करने चाहिए along with the scholarship, not only, looking only at stipend. दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि चलो ठीक है, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास आ गई है, ठीक है, आपने देखा है कि यार ये नेशनल है या मैरी क्यूरी है या कोई और है, ठीक है, लेकिन उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी, क्योंकि द मेन थिंग इज कि आपने जाके काम करना है, ठीक है, चलो हुँ, फंड को एक साइड भी किया, ठीक है, आपने काम करना है। अगर आपके पास जहाँ पे आप जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी है, जो सुपरवाइजर है, उनके पास इतनी एक्सपर्टीज ही नहीं है, मे बी दे आर स्टार्टिंग इन दिस फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं हमेशा, जब जिस तरह मैंने अप्लाई किया था ना फंडिंग के लिए, ठीक है, तो मुझे तो मुझे तो पहले से पता था कि मैं सिर्फ मैरी क्यूरी के लिए अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो हुँ, मैं हुँ, और फंडिंग अपॉर्चुनिटी को देखा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि दैट वाज माय काइंड ऑफ एम, ठीक है, मैंने मैरी क्यूरी को टारगेट करना है, ठीक है। जब मैंने मैरी क्यूरी को टारगेट कर लिया, तो देन मेरे पास जब मैंने दो जॉब्स मुझे मिली थी मैरी क्यूरी की ना, तो हुँ, हुँ, उसमें से जो मैंने सेलेक्ट किया था वो यही किया था कि यार एक तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होगा, उसके बाद जो सुपरवाइजर की जो प्रोफाइल है वो कैसी है, ठीक है, हुँ, हुँ, यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी की चलो मैटर करती है, लेकिन मेन चीज जो है सुपरवाइजर मैटर करता है, ठीक है, हुँ, कि सुपरवाइजर की प्रोफाइल क्या है, पब्लिकेशंस, मैंने जाके उसका गूगल स्कॉलर प्रोफाइल देखा, उसमें कितनी पब्लिकेशंस की हैं, कितनी फ्रीक्वेंट पब्लिकेशंस की हैं, और कितनी पब्लिकेशंस उनके पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ हैं, जिनमें पी हुँ, फर्स्ट ऑथर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप देन यू कैन इन्विजन योरसेल्फ कि यार अगर मैं जाऊँगा, सुपरवाइज़र जो है मेरे साथ भी पब्लिश करेगा या करेगी, और मेरी भी पब्लिकेशंस आएँगी और दे विल पुश मी टू पब्लिश, ठीक है। कई दफ़ा मैंने ऐसे देखा है कि सुपरवाइज़र्स, दे आर वेरी चिल्ड अबाउट पब्लिकेशंस, तो वो आपको पुश नहीं करते। तो मेरे केस में जब मैंने ये सोचा था, जब मैं आया, तो वाकई मेरे सुपरवाइजर ने मुझे बहुत पुश किया पब्लिकेशंस के लिए। तो हमारी जो पब्लिकेशंस थी हमारी लैब की, वो एवरेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से ज़्यादा थी, बिकॉज हमारे सुपरवाइजर हुँ, हमें हर कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमारी फील्ड में मोस्टली कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करते हैं, हुँ, हुँ, ह्यूमन कम्युनिटी इंटरेक्शन, कम्युनिटी साइंस के अंदर, तो उसमें हम लोग पुश करती थी हर कॉन्फ्रेंस के अंदर, वी वुड ट्राई टू पब्लिश सम पेपर, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स वेरी, बिकॉज अल्टीमेटली आपको जो पोस्ट डॉक मिलती है या लेक्चरर पोजीशन मिलती है, चले पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स people would look at your publication. So I think the single criteria of success coming from the PhD is number of good publications. हुँ, 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 हुँ। So I think आई that, थिंक एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, जिस तरह आपने पहले भी हाइलाइट किया था कनेक्शंस, जो मैरी क्यूरी है वो आपको कनेक्शंस देता है। तो नो डाउट पब्लिकेशंस आर गुड, इफ यू आर इन मैरी क्यूरी प्रोजेक्ट, उसमें ये होता है कि आपका पूरा कंसोर्टियम पहले से बिल्ड होता है ना। तो जितने भी टॉप रैंक्ड के रिसर्चर्स होते हैं विद इन ईयू, वो आपको जो है वो पहले से ही आपके साथ लिंक होते हैं ना। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो ऑलरेडी आप उनके साथ टच में होते हैं। आप 3 साल गुज़ारते हैं पीएचडी में, उनके साथ कोलैबोरेशंस करते हैं, पब्लिकेशंस करते हैं। अब अगर आपके प्रोजेक्ट में 7 पार्टनर हैं, 8 पार्टनर हैं, यानी कुछ कंपनीज़ इन्वॉल्व हैं, तो आपको पहले से ही आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये मेरी फ़ील्ड में लोग काम कर रहे हैं, मेजर काम कर रहे हैं, और अगर फ्यूचर में मैंने पोस्ट डॉक करना है, तो मैं इनके साथ कर सकता हूँ, या अगर कोई मैंने रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट करना है, तो मैं कर सकता हूँ। या ये कंपनीज़ हैं, तो मैं यहाँ इनके साथ जो है आगे जाके ना जॉब कर सकता हूँ। तो मैरी क्यूरी का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये आपको कनेक्शंस प्रोवाइड करता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोग्राम आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, इम्पॉसिबल। हाँ, अब
लैब में रहते हैं, लैब रैट बन के रहते हैं, ठीक है? इवन दो यू हैव 20 publications, just, making a number. Um, on the other hand, a Marie Curie student just have maybe 3 publications or 4 publications, but lot of connections, right? So that is more valuable, I will say. मैंने Uh, मैंने आई mm, थिंक मैंने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, क्योंकि mhm, मेरे पास दिस नेटवर्क जो बना हुआ था ना, तो मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उनके साथ कोलैबोरेट किया। ऑन द अदर हैंड मेरे साथ जो कोलीग्स थे ना, जो कि मैरी क्यूरी वाले थे, उन्होंने इसका इतना फ़ायदा नहीं उठाया जो कि जितना मैंने उठाया। बिकॉज़ आई थिंक कि आपको यूज़ करना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप अकेले पब्लिश करेंगे ना, तो आपकी ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कम होंगी, और एकेडेमिया रिसर्च इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, ठीक है? mhm, तो आई थिंक दिस अपॉर्चुनिटी आपके पास जो है, अगर आप उसको नहीं यूज़ करते, नो वन इज़ फोर्सिंग यू टू एक्चुअली कोलैबोरेट। लेकिन अगर mhm, नेटवर्क बना हुआ है पहले से, तो यू हैव डिफरेंट कनेक्शन पॉइंट्स, सो आई थिंक उसको फुल यूटिलाइज करना चाहिए। डिफरेंट लोगों mhm, के साथ काम करना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी। इवन कि मैंने देखा कि ऑल्दो मैरी क्यूरी इज डिजाइन टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी, लोग फिर भी सालों में काम कर रहे होते हैं, अपना काम मैं कर रहा हूँ, मेरा टॉपिक ये है, तो कोलैबोरेट नहीं करते। तो आई थिंक यू शुड मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू कोलैबोरेट, बिकॉज इन द एंड जब आप आएंगे ना, तो आपके पास बहुत सारी पब्लिकेशंस होंगी, आपके पास कोलैबोरेशन एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, और आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन एक्सपीरियंस होगा, mhm, पीपल वुड नो यू एज वेल। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। mhm, mhm. इसमें से एक और जो पॉइंट उभर के आ रहा है, आई थिंक जो एक नए स्टूडेंट को देखना चाहिए पीएचडी करते वक्त, इवन दो के सेम कंसोर्टियम के अंदर जो है एक्सपीरियंस एक मैरी क्यूरी स्टूडेंट का दूसरे मैरी क्यूरी स्टूडेंट से बहुत डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द माइंड सेट ऑफ योर सुपरवाइजर। ये मैंने बहुत देखा है कि एक सुपरवाइजर का जो माइंड सेट है वो बड़ा ब्रॉड है, मतलब collaborative है। That supervisor is willing to pay for your trainings, but on the other hand another supervisor who is young and doesn't want to put too much money, spend too much money on you for training, और वो कोलैबोरेट भी नहीं करना चाहता, अपने साइलो में काम करना चाहता है, ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी या जो भी वो डेवलपमेंट कर रहा है या जो भी पब्लिकेशन करना चाह रहा है वो बड़ा ही सीक्रेट होके करना चाह रहा है ना, तो फिर क्या होता है कि उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट पे पड़ता है। उसकी उतनी जो है वो नाउ हाउ नहीं डेवलप हो पाती कि उसने कोलैबोरेट कैसे करना है, क्योंकि मैरी क्यूरी में आप बेसिकली जो मुझे अभी तक समझ आई ना, आप लीड कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट अपनी साइड से ना, कि आप उसमें जो है वो चेंजेस भी कर सकते हैं, माइनर चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब मेजर चेंजेस भी होती हैं, मैंने अपने प्रोजेक्ट में देखा कि इवन के स्टूडेंट्स ने टोटली टॉपिक भी चेंज किया जो उनका मतलब पहले से डिफाइंड था ना, वो भी पॉसिबल है। तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट के पास। तो मगर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्टूडेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि यू हैव टू कैरी आउट दिस प्रोजेक्ट इन 3 इयर्स। और आपको वो एज़ अ क्या उसको कहते हैं, यूनिवर्सिटी वाले एम्प्लॉयी हायर करते हैं, ठीक है? आप पे ट्रस्ट हो रहा होता है कि यू विल कैरी आउट ना। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल पीएचडी स्टूडेंट, यू हैव मोर स्किल्स। दे सपोज like that you have more skills to carry out, you will be more productive even. ये So then you मैंने have to 10-15 दफा सुना था अपने सुपरवाइजर से। yeah, that's true actually. uh, वाकई आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी डिफरेंट होता है, जिस तरह की फैसिलिटीज आपको मिल रही होती हैं, जितना भी सैलरी लेवल होता है, जितनी भी कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही होती हैं, अगर आप उनका फायदा नहीं उठाते तो आपका ही नुकसान है। मतलब कि नोबडी एल्स विल से टू यू कि आपने नहीं किया, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। बहुत डिफरेंट था, इवन कि मेरी लैब के अंदर ना हम लोग 3 लोग थे, एक ही हम्म, सुपरवाइजर था, एक हम्म, ही टॉपिक भी बड़ा बहुत लिंक था ना, रिलेटेड हम्म, टॉपिक था। और हम तीनों का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था, यानी कि एक हम्म, सुपरवाइजर, एक ही पीएचडी, एवरीथिंग वाज सेम, लेकिन हमारा हम्म, तीनों का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। तो आई थिंक हम्म, ये मतलब हम जो बात कर रहे हैं, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो हम्म, हर लैब के अंदर एक और सुपरवाइजर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप भी होता है ना, तो हम्म, उसके मुताबिक भी जो है ना डिफरेंट करता है, पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती है, ठीक है? हम्म, तो आई थिंक यू विल फाइंड दैट देयर लाइक डिफरेंट पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस लोगों के अपने मैरी क्यूरी के अंदर। सब्जेक्टिव बिहेवियर है, मतलब आपके पर्सनल ट्रेट्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने प्रोजेक्ट को कैरी आउट करते हैं, कितना आप विलिंग हैं किसी चीज़ को लीड करने के लिए ना।
तो थिंग्स कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर स्टूडेंट।